So in today's lecture, I am going to discuss about some refraction phenomena. इससे पिछले लेक्चर में भी हमने रिफ्रैक्शन के बारे में थोड़ी बहुत चीज़ें पढ़ी हैं। आज हम बेसिकली एक डेरिवेशन करने जा रहे हैं जिसमें एक ग्लास स्लैब के थ्रू हमें रिफ्रैक्शन देखना है। तो इट विल बी अ रिफ्रैक्शन थ्रू अ स्फेरिकल ग्लास सरफेस। तो आप अज्यूम करिए कि ये आपकी एक ग्लास सरफेस है इस तरह से, और इधर आपकी एयर है और इधर आपका पूरा ग्लास है। फिर ये इधर जो ये पूरा मीडियम है, ये पूरा ये ग्लास का भरा हुआ है, और यहाँ का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो n को आप अज्यूम कर लीजिए। ये इसका मिड पॉइंट है सरफेस का, तो यहाँ से जो लाइन ज्वाइन करेगी इसकी ये सेंटर है, आप अज्यूम करिए C। चूँकि ये इस तरह से कर्वेचर है तो इसका सेंटर कहीं इधर ही आना है। ये आपका पोल हो गया जिसको आप मिड पॉइंट कह देते हैं, और इसके किसी पॉइंट पे यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। इसकी वजह से यहाँ पर हमें रिफ्रैक्शन को देखना है। सेंटर ऑफ कर्वेचर इसकी आप मान लीजिए ये R है, और आप अज्यूम करिए कि एक लाइट की रे इस यहाँ से निकलती है और इस सरफेस पे जाके इंसिडेंट होती है। ये आपका ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस जो होती है लेफ्ट में चूँकि ये है तो ये आपका -u लिया जाएगा। ये आपका ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस है PO। अब एक रे यहाँ से जाती है। अब चूंकि इधर आपका दूसरा मीडियम है, डेंसर मीडियम आपका इधर है, ग्लास या कोई इस तरह की चीज़ है कोई, तो डेंसर मीडियम आपका इधर हो गया। तो जब आपकी रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में कोई लाइट जाती है तो इट विल बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल। तो पहले आपको नॉर्मल ड्रॉ करना पड़ेगा कि नॉर्मल कहाँ पर आएगा, और नॉर्मल होता है परपेंडिकुलर ऑन द सरफेस। नॉर्मल किसी भी सर्किल पे जब ड्रॉ किया जाता है उसकी सरफेस पे, तो वो हमेशा उसके सेंटर से पास होता है। आप कोई भी सर्किल ले लीजिए, आपके पास अगर ये एक सर्किल हो और ये इसका सेंटर हो, तो जो सरफेस पे नॉर्मल आएगा वो हमेशा इसके सेंटर से पास होगा। कहीं से भी आप नॉर्मल ड्रॉ करें, सॉरी ये अलग हो गया थोड़ा, कहीं से भी आप इस पर एक नॉर्मल ड्रॉ करें तो वो हमेशा इसकी सरफेस से सेंटर से पास होगा, ये नॉर्मल। तो इसी तरह से इस सरफेस के ऊपर जो नॉर्मल यहाँ पर इस सरफेस के साथ नॉर्मल होगा वो इसके सेंटर C से पास हो जाएगा आपका। और नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच का जो एंगल होता है आप उसको एंगल ऑफ इंसिडेंस I कहते हैं। इसी तरह से जब ये लाइट की रे एयर से डेंसर मीडियम में जाएगी तो इट विल बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल। अगर ये मीडियम ना होता तो ये आपकी लाइट की रे जो है सीधे यहाँ से इसको ऐसे चले जाना था, लेकिन चूंकि यहाँ मीडियम बदल गया है तो इट विल बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल। ये कुछ इस तरह से लाइट की रे यहाँ पर जाके मिलेगी I पे। एक दूसरी रे जो पोल से होकर जा रही है और जो सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ जा रही है, चूंकि ये नॉर्मल इंसिडेंस यहाँ पर हो रहा है तो इट विल पास विदाउट एनी डेविएशन। ये रे और ये रे आफ्टर रिफ्रैक्शन इस पॉइंट पे मिलेंगी I पे, तो इट विल बी द इमेज। इस ऑब्जेक्ट की, इस पॉइंट ऑब्जेक्ट की इमेज जो है यहाँ पर पॉइंट इमेज बनती है, और इसकी जो डिस्टेंस है यहाँ से वो आपकी V होती है। चलिए साहब, अब रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल के बीच का जो एंगल होता है आप उसको R कहते हैं, तो ये आपका R हो गया। हमें जो है इस रिफ्रैक्शन को डिस्कस करना है, इसके लिए कोई डेरिवेशन हमें ढूंढ के लाना है कहीं से कि जो इस तरह की रिफ्रैक्टिव सरफेसेस को जो है आपको डिस्कस कर सके आपके साथ। तो उसके लिए मैंने क्या किया, सबसे पहले यहाँ से एक नॉर्मल ड्रॉ करा प्रिंसिपल एक्सिस पे, और ये मान लीजिए N है और ये मान लीजिए N डैश है। तो N डैश जो है आपका एक नॉर्मल है ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस, जो आपके पॉइंट ऑफ इंसिडेंस से नीचे की तरफ खींचा गया है, और इसकी आप हाइट एज्यूम कर लीजिए कि ये आपकी H है। अभी आप जब इस फिगर को देख रहे होंगे तो आपको ये लग रहा होगा कि N में और P में काफ़ी डिस्टेंस है, लेकिन प्रैक्टिकल जो लेंसेज होते हैं या प्रैक्टिकल जो आपकी सरफेसेस होती हैं वो इतनी बेंड नहीं होती जितनी यहाँ पर आपको नज़र आ रही हैं। उनमें जो बेंडिंग होती है बहुत मामूली होती है, और इसीलिए जब कोई नॉर्मल ड्रॉ किया जाता है प्रैक्टिकली तो वो पोल के करीब जाके गिरता है बहुत। P के, ये जो P और N में आपको डिस्टेंस दिख रही है जो थोड़ी ज़्यादा है, ये बहुत कम डिस्टेंस होती है। तो नॉर्मली आप N को P के ऊपर ही एज्यूम करते हैं, और प्रैक्टिकली वो सही भी है, उसमें कोई गलती नहीं है कि अगर आप N को P के ऊपर एज्यूम करें। बहुत कम मिस्टेक आती है, और वो इतनी कम मिस्टेक है कि यहाँ पर उसके अलावा जो प्राइस पे करना होगा उसके बदले, उसके मुकाबले में वो मिस्टेक कुछ भी नहीं है। तो जहाँ पर ज़रूरत पड़ेगी मुझे, मैं इस N को P पे एज्यूम कर लूँगा, क्योंकि डिस्टेंस मुझे N से मेज़र नहीं करनी, मुझे डिस्टेंस पोल से मेज़र करनी है जो कि P है। चलिए साहब, मान लीजिए ऑब्जेक्ट जो है इस सरफेस के साथ ये एंगल अल्फा बनाता है, और जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है मान लीजिए उसका एंगल बीटा है, और जो आपकी इमेज है उसका एंगल मान लीजिए थीटा है। अब इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूँ यहाँ पर, आप कुछ चीज़ें याद रखिए।
आप ये याद रखिए कि साइन थीटा की मैथमेटिक्स में एक सीरीज हुआ करती है और उसकी वैल्यू होती है थीटा माइनस थीटा क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल प्लस थीटा टू द पावर 5 अपॉन 5 फैक्टोरियल माइनस थीटा टू द पावर 7 अपॉन 7 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। इसी तरह से कॉस थीटा की एक सीरीज हुआ करती है, कॉस थीटा की सीरीज होती है 1 माइनस थीटा स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल माइनस थीटा टू द पावर 4 अपॉन 4 फैक्टोरियल प्लस थीटा टू द पावर 6 अपॉन 6 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। ये प्लस होगा सॉरी, और ये माइनस होगा और ये फिर प्लस हो जाएगा। अल्टरनेटिव पॉजिटिव नेगेटिव आएंगे और आप देखें कि यहाँ पर सिर्फ ऑड पावर है थीटा की और यहाँ पर इवन पावर है। अगर आपके एंगल बहुत स्मॉल हो तो अगर थीटा बहुत स्मॉल है तो थीटा क्यूब और स्मॉल होगा और थीटा टू द पावर 5 उससे भी कम होगी। तो फॉर स्मॉल एंगल्स आप ये सारी हायर ऑर्डर की पावर निगलेक्ट कर देते हैं। तो फॉर स्मॉल एंगल्स साइन थीटा विल अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू थीटा एंड कॉस थीटा विल अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू थीटा। ये बात याद रखिएगा, मैं इसमें बहुत सारे इसमें जो है इस तरह के बहुत सारे रूल यूज करूंगा, तो ये आपको याद होनी चाहिए। तो फॉर स्मॉल एंगल्स, स्मॉल एंगल्स के लिए आपका होता क्या है, साइन थीटा अप्रॉक्सीमेटली थीटा के इक्वल होता है और कॉस थीटा अप्रॉक्सीमेटली 1 के इक्वल होता है। देखिए ना, पहली जो वैल्यू है सीरीज की वो 1 है। जब साइन थीटा थीटा है और कॉस थीटा थीटा है तो स्मॉल एंगल्स के लिए टेन थीटा कितना हो जाएगा, हम जानते हैं टेन थीटा होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, इसीलिए ये हो जाएगा अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू, साइन थीटा को आपने थीटा माना है और कॉस थीटा को 1 लिया है तो इट विल बी अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू थीटा। तो टेन थीटा की वैल्यू फॉर स्मॉल एंगल्स थीटा के अप्रॉक्सीमेटली इक्वल होगी, साइन थीटा की थीटा के इक्वल होती है और कॉस थीटा की 1 के इक्वल होती है। ये सारी मैं यहाँ पर जो हमारी ये डायग्राम है इसमें ये सारी इंफॉर्मेशन मुझे यूज करनी है, इसलिए मैं आपको पहले ही ये बता दे रहा हूँ। ओके, एक मैंने एजम्पशन पहले ही बता दी है कि एन को जो है वो तकरीबन पी पे अज्यूम किया गया है और ये मैंने सारी बातें इसलिए डिस्कस करी यहाँ पर क्योंकि आपके आई और आर जो है बहुत स्मॉल है। तो जहां पर आई और आर आएंगे या अल्फा बीटा और थीटा भी, ये भी बहुत स्मॉल एंगल्स हैं, जहां पर ये आएंगे तो मैं वहां पर ये एजम्पशंस यूज करूंगा, इसलिए मैं इनको पहले ही आपके सामने बता के जा रहा हूं। चलिए जी, अब हम जो है अपने डेरिवेशन पे आते हैं। तो डेरिवेशन शुरू करने से पहले बड़ा आसान सा है ये कि यहाँ से एक लाइट गई और ये यहाँ पर रिफ्रैक्ट हुई है, तो जहाँ पर रिफ्रैक्शन होता है वहाँ पर स्नेल्स लॉ लगता है। अब आप स्नेल्स लॉ यूज कर लीजिए। अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ साइन आई अपॉन साइन आर विल बी इक्वल टू n2 अपॉन n1। n2 इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और n1 आपकी एयर का मान लिया आपने जिसकी वैल्यू 1 भी होती है। अच्छा साहब, और यू कैन से और n1 साइन आई विल बी इक्वल टू n2 साइन आर। ये आपने क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया है इसको। चूंकि आई और आर स्मॉल है, फॉर स्मॉल आई एंड आर, या अगर साइन आई और ये साइन जो आपका एंगल आई है और एंगल आर है, अगर ये आपके बहुत स्मॉल हो तो हमने अभी बताया साइन थीटा विल अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू थीटा, तो ये हो जाएगा एन आई इंटू आई एंड इट विल बी इक्वल टू n2 इंटू आर। तो ये आपकी इक्वेशन हो गई 1। आपको n1 आई और n2 आर यहां से मिल गया। अब आप क्या करेंगे, कुछ ज्योमेट्री यूज करेंगे हम यहां पर। अब ज्योमेट्री क्या है, अगर आप देखें इन ट्राइंगल ओ एन डैश सी में, इन ट्राइंगल ओ एन डैश एंड सी, अगर आप इसको देखते हैं तो मैं जरा इसको यहां बना दूं आपके लिए। ये ओ से एन डैश की तरफ रे जा रही थी और सी की तरफ जो है वो ऐसे नॉर्मल आ रहा था। ये एंगल अल्फा है, ये सी पे जो एंगल है ये बीटा है और ये जो एंगल है बाहर ये आई बन रहा था। ये ट्राइंगल है आपका ओ एन डैश सी, जो कि यहाँ आपको दिख रहा होगा ओ एन डैश सी, मैंने अलग बना दिया है और ये बीच में एच भी है, वो एच वाला पोर्शन में इस वक्त ले नहीं रहा हूँ। ठीक है, जो आई है आपका ये एक्सटीरियर एंगल है और एक्सटीरियर एंगल के लिए ट्राइंगल्स का रूल ये है कि ये सम ऑफ द इंटीरियर एंगल्स होता है। इसका मतलब ये हुआ आई विल बी इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा। इस ट्राइंगल से बात समझ में आ गई। इसी तरह से एक ट्राइंगल है
सी आई एन डैश, अगर आप देखें इन ट्रायंगल सी आई एन डैश में अगर आप देखें तो सी से आई तो ये हो गया सी आई, और एन डैश जो है वो इधर कहीं पर है, जो रे आ रही थी इस तरह से, ये इस तरह से आपका आई एन डैश है, और फिर यहाँ पर ये मिली है आके, ये आपका सी हो गया। ये जो एंगल है आपका ये आर है, और ये जो एंगल है आपका ये थीटा है, और ये जो एंगल है आपका ये बीटा है। ये है ना सी आई एन डैश, ये वाला ट्रायंगल है। तो यहां पर बीटा एक्सटीरियर एंगल है और आर और थीटा इंटीरियर एंगल है। इसका मतलब ये हुआ बीटा विल बी इक्वल टू आर प्लस थीटा, और यू कैन से आर विल बी इक्वल टू थीटा को इधर जब आप ले जाएंगे बीटा माइनस थीटा। तो आपको आई और आर की वैल्यू मिल गई, यहां पर आपको आई मिल गया इस इक्वेशन 2 में, और आपको आर मिल गया। लेकिन मुश्किल यहां पर यह है कि आई और आर अल्फा बीटा और थीटा की टर्म में मिले हैं, और ये भी आपको नहीं पता कि ये कितने हैं। आपको तो वैल्यू अल्फा बीटा और थीटा की पता ही नहीं है। तो अब आपका जो अगला टास्क होगा वो अल्फा बीटा और थीटा की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। देखिए कैसे फाइंड आउट करेंगे। चलिए इससे पहले कि मैं इन वैल्यूज को फाइंड आउट करूं, आप इक्वेशन 2 और 3 में आई और आर की वैल्यू इक्वेशन 1 में रख दीजिए, ताकि एक काम खत्म हो हमारा। तो इक्वेशन 1 में क्या है आपका, इक्वेशन 1 इज इंप्लाइज दैट n1 इंटू आई, n1 इंटू आई की वैल्यू है अल्फा प्लस बीटा, इट विल बी इक्वल टू, इट इज इक्वल टू n2 इंटू आर, n2 इंटू आर, और आर की वैल्यू है आपकी बीटा माइनस थीटा, ये है आपका। तो आप इसके अंदर मल्टीप्लाई कर लीजिए, n1 अल्फा प्लस n2 बीटा, इट इज इक्वल टू n2 बीटा माइनस n2 थीटा। बीटा वाला एक तरफ कर लो और थीटा को इधर ले आओ, तो थीटा इधर माइनस का है, माइनस n2 थीटा इधर आके प्लस हो जाएगा, n1 अल्फा प्लस n2 थीटा इधर आके ये पॉजिटिव हो गया, इट इज इक्वल टू n2 बीटा ऑलरेडी यहाँ पर मौजूद है, और n2 बीटा को जो है आप, सॉरी ये n1 है, n1 है ना, n1 से मल्टीप्लाई हुई, n1 बीटा को जो है आप इधर ले जाइए, माइनस हो जाएगा, और यू कैन से दैट n1 अल्फा प्लस n2 थीटा इट इज इक्वल टू n2 माइनस n1 इंटू बीटा, इक्वेशन 4 आप इसको कह दीजिए। अब हमारा जो काम है वो इस इक्वेशन को सॉल्व करना है बेसिकली। ये पीछे की इंफॉर्मेशन जो कि मैं अभी साफ कर दूंगा, तो आप इस इक्वेशन को देखिए। यहाँ पर ये इक्वेशन आई कैसे है, n1 अल्फा प्लस n2 थीटा विल बी इक्वल टू n2 माइनस n1 बीटा, ये हो गया। चलिए साहब, अभी आप अल्फा बीटा और थीटा की वैल्यू को पता नहीं लगा पाए, अब हम इनको पता लगाएंगे। कैसे पता लगाएंगे, इन ट्राइंगल ओ एन डैश में, इन ट्राइंगल ओ एन डैश में, ओ एन डैश, ये राइट एंगल ट्राइंगल है ये वाला, ये परपेंडिकुलर है और ये बेस है, तो tan अल्फा कितना हो जाएगा आपका, tan अल्फा विल बी इक्वल टू एन डैश अपॉन NO, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। लेकिन चूंकि एंगल बहुत स्मॉल आपने माने, ये बात बिल्कुल डेरिवेशन के शुरू में मैंने कह दी थी, तो tan अल्फा विल अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू अल्फा। एंड वन मोर थिंग, n को आपने P के पास में माना है, तो आप इसको NO कहने की जगह PO भी कह सकते हैं, वो दोनों एजम्पशन यूज करिए। और tan अल्फा इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू अल्फा एंड इट इज इक्वल टू n डैश की वैल्यू हो गई h, हाइट है, और NO को आपने लिख दिया PO, और यहां पर कमेंट लिखिए, सिंस अल्फा इज स्मॉल एंड n इज लाइज क्लोज टू P, इसीलिए मैंने n को P से रिप्लेस किया है और आपके tan अल्फा को अप्रोक्सीमेटली अल्फा लिख दिया है। सिमिलरली इन ट्राइंगल एन डैश सी में ये बीटा बन रहा है आपका, अगर ये आपको नजर ना आ रहा हो तो मैं फिर से बना देता हूं, ये आपका बीटा बन रहा है। तो tan बीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, अगेन tan बीटा अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू बीटा बाय द सेम लॉजिक अबाउ, इट विल बी इक्वल टू परपेंडिकुलर, वही आपका h हो गया, अपॉन बेस हो गया आपका NC, लेकिन आप इसको n की जगह क्या लिखेंगे, PC लिखेंगे।
एंड tan थीटा इन ट्राइंगल n डैश I में ऑल्सो tan थीटा will be equal to perpendicular upon will be approximately equal to theta by the same logic, and it will be equal to perpendicular upon base which is ni, लेकिन आप इसको लिखेंगे pi। ये इक्वेशन की वैल्यूज आप चाहो तो इनको 1 2 3 4 5 या 5 6 7 कह दीजिए, कोई मसला नहीं है इसमें, लेकिन अल्फा बीटा और थीटा की वैल्यूज आपको पता होनी चाहिए। क्या वैल्यूज हैं इसकी? अल्फा है h अपॉन पी ओ, बीटा है h अपॉन पी सी, और थीटा है h अपॉन पी आई। ये अल्फा बीटा और थीटा की वैल्यू मुझे इस इक्वेशन में यूज करनी है अभी, इस इक्वेशन। चलिए साहब, इक्वेशन 4 से आगे बढ़ते हैं हम। ये हमारी इक्वेशन 4 थी, n1 अल्फा प्लस n2 थीटा इज इक्वल टू n2 माइनस n1 बीटा। अल्फा बीटा और थीटा की वैल्यूज इसमें पुट करिए, सो यू विल गेट n1 अल्फा, अल्फा इज h अपॉन पी ओ, प्लस n2 थीटा विच इज h अपॉन पी आई, इट विल बी इक्वल टू n2 माइनस n1 इंटू बीटा। और बीटा की वैल्यू आप यहाँ पर रखिए, बीटा की वैल्यू कितनी है जी? बीटा की वैल्यू है h अपॉन पी सी, h अपॉन पी सी। सो व्हाट यू गेट, h1 दो, h1 यहाँ से कॉमन ले लीजिए, यू विल बी गेटिंग n1 अपॉन पी ओ। PO is the distance of the object from the pole which is minus u, plus h बाहर आ चुका है, n2 बचा है सिर्फ, n2 अपॉन PI, PI is the distance of the image from the pole which is plus v, क्योंकि राइट हैंड साइड में है, वो उधर है। It will be equal to n2 minus n1 into h upon PC। PC is nothing but the radius of curvature, ये भी पॉजिटिव है उस साइड में। चलिए साहब, तो h यहाँ से और यहाँ से कैंसिल हो गया। व्हाट यू आर गेटिंग, इसको प्लस वाले को पहले और माइनस वाले को बाद में लिख लीजिए, जरा रीअरेंजमेंट करना है और कुछ नहीं है। तो यू विल गेट n2 अपॉन v माइनस n1 अपॉन u, इट विल बी इक्वल टू n2 minus n1 into r divided by r. This is the formula for the refraction through a spherical glass surface. Either it is convex or it is a concave surface. ये आपकी convex surface है, concave भी अगर होती, ये surface अगर ऐसी होती, यहाँ पर अगर ग्लास होता और आपका ऑब्जेक्ट यहाँ रखा होता, तब भी आपकी इक्वेशन जो है वो यही आनी थी, इसमें कोई तब्दीली नहीं होगी। ठीक है, इस इक्वेशन को समझ लीजिए, क्योंकि ये इक्वेशन मैं आगे यूज करूंगा और ये बहुत जरूरी है आपको समझना। v जो है, जो v है, ये डिस्टेंस ऑफ द इमेज है, और इमेज जो है वो सेकंड मीडियम में बन रही है, तो v के ऊपर सेकंड मीडियम का ही रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आया है। ये u है, डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द पोल, और ऑब्जेक्ट जो है वो मीडियम 1 यानी कि n1 में रखा है, तो u के ऊपर n1 ही आया है, और फिर इन दोनों का डिफरेंस यहाँ पर है। अगर ये मीडियम बदल दिए जाएं तो n1 और n2 का ऑर्डर बदल जाएगा, सिर्फ सिंपल सी बात ये है। ठीक है, अच्छा, अब इसमें एक काम ये किया जाता है कि दोनों साइड में आप n1 से डिवाइड कर दीजिए, ये इसका थोड़ा सा एक्सटेंशन है, आप n1 से डिवाइड कर दीजिए, यहाँ n1 से डिवाइड करेंगे तो 1 ही बचेगा, इट विल बी n2 अपॉन n1 माइनस 1 डिवाइडेड बाई r। दोनों साइड में से या तो आप कह लीजिए आपने n1 कॉमन ले लिया, या आप कह लीजिए आपने सारी टर्म को जो है n1 से डिवाइड कर दिया। n2 अपॉन n1 को लिख दिया जाता है n2 1 डिवाइडेड बाई v माइनस 1 अपॉन u इज इक्वल टू n2 1 माइनस 1 अपॉन r। ये भी इसी इक्वेशन की एक फॉर्म है जो हमने आपके सामने लिखी है। इसकी एक फॉर्म और है, लेकिन वो स्पेसिफिकली उस कंडीशन में है जब यहाँ पर एयर हो और यहाँ पर कोई दूसरा मीडियम। अगर इधर एयर है, जो कि 99% केसेस में होती भी है, तो n1 की जो वैल्यू होगी वो 1 हो जाएगी। ये स्पेशल केस है। अगर इधर एयर है तो ये आपकी n1 की जो वैल्यू होगी वो 1 हो जाएगी, और फिर इसको n2 कहने का कोई मकसद बचता नहीं है, आप इसको सिंपली n कह दीजिए। तो n2 को n से रिप्लेस कर दीजिए, विच इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दिस मीडियम इन विच योर रे इज गोइंग, और आप n2 को n से रिप्लेस कर दीजिए। यू विल गेट द न्यू फॉर्म विच विल बी लाइक दिस, n2 अपॉन n1
तो n2 की वैल्यू 1n हो गई है और n1 को 1 कह दिया गया है। ये यहाँ पर रख लीजिए आप, n की इसकी वैल्यू n हो गई है तो n/v माइनस 1/u, इसको यहाँ मैं लिख देता हूँ, n/v माइनस 1/u, ये हो गया। इट विल बी इक्वल टू n-1/r। इसकी ये भी एक फॉर्म है, लेकिन ये स्पेशली एयर के लिए है। अगर एयर है एक तरफ तभी आप इस फॉर्म को यूज़ करेंगे। अगर यहाँ पर गिलास और यहाँ पर डायमंड हो तब आप यही फॉर्म या ये वाली फॉर्म यूज़ करेंगे स्पेसिफिकली। चलिए साहब, ये आपको समझ में आ गया कि रिफ्रैक्शन थ्रू अ स्फेरिकल सरफेस कैसे होता है। ये 4 या 5 नंबर का डेरिवेशन आ जाता है ऑप्टिक्स में और इसमें से आता बहुत ज़्यादा है, तो ये आपको पता होना चाहिए।